ओके, तो मोनोपोली शुरू कर चुके हैं हम लोग। जो नया मार्केट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है मोनोपोली है, ठीक है। और मोनोपोली में हमने इसकी डायग्राम देखी थी और ज़रा सा डिस्कशन की थी इसके प्रॉफिट्स के बारे में। मतलब कि हमने बात की थी जब इसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा या नॉर्मल प्रॉफिट होगा फॉर एग्जांपल, तो डायग्राम किस तरीके से बनेगी वो हम देख चुके हैं। और एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी वांट टू शो दैट द मोनोपोली इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, ये डायग्राम मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट काफ़ी है, आपके बाकी मार्केट सेक्शन में भी सेम डायग्राम बनेगी। ठीक, तो दिस द डिमांड कर्व विच इज ऑल्सो द एवरेज रेवेन्यू कर्व, और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। एक्सिस इंपॉर्टेंट है, एक्सिस में हमारे पास यहाँ क्वांटिटी है और यहाँ पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट दोनों है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद पहला सवाल आपके ध्यान में आएगा कि कितने यूनिट्स बनेंगे। डिमांड कर्व और एमआर कर्व बनाने के बाद यू हैव टू डिसाइड कितने यूनिट्स बनेंगे। तो यूनिट्स डिसाइड करने के लिए यू नीड टू इक्वेट एमसी एंड एमआर। एमसी और एमआर, एमसी और एमआर यहाँ इक्वल हो रहा है, ये क्वांटिटी आ गई। प्राइस हमेशा डिमांड कर्व से आएगी, ऊपर जाएंगे डिमांड कर्व तक, प्राइस आ गई, ठीक है। अगला सवाल ये प्रॉफिट है या लॉस है। उसके लिए यू नीड टू ड्रॉ एवरेज कॉस्ट, ठीक हो गया। एवरेज कॉस्ट आपने ड्रॉ की, तो उसी क्वांटिटी पे आप देखेंगे कि कॉस्ट कितनी आ रही है। कॉस्ट आ रही है सी नॉट। तो ये जो शेडेड एरिया है, दिस इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये डायग्राम आप सबके समझ में आ गई? किसी को कोई मसला है इस डायग्राम से रिलेटेड, कैसे बनेगी, क्या होगा, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। कल भी हमने यही काम किया था, डायग्राम पर फोकस किया था और थोड़ी बहुत बातें की थी। आज हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। मोनोपोली की डायग्राम जो है ये एग्जैक्टली सेम तरीके से फॉलो करेगी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए भी और ओलिगोपोली के लिए भी। सिर्फ आप डिमांड की इलास्टिसिटी चेंज करते रहेंगे। यहाँ पे इन इलास्टिक होता है, मैंने थोड़ा ज़्यादा इलास्टिक बना दिया इसको, वरना इसको इन इलास्टिक बनाना है। मोनोपोलिस्टिक में इलास्टिक कर देंगे, ओलिगोपोली में इन दोनों के बीच में वो भी इन इलास्टिक ही होता है। ये डायग्राम समझ में आ गई तो ओके लिख के भेजते, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। ठीक, थैंक यू। अच्छा, मोनोपोली में हमने जो नया टॉपिक पढ़ना है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर पूरे पूरे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो हम आज शुरू करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये अपने आप में पूरा टॉपिक है जिसका नाम है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम आज स्टार्ट करेंगे, जितना समझ में आएगा समझेंगे इसको, फिर हम कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट वीक में भी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझने पहले बेसिकली है क्या, मैं इसको लिख देता हूँ, देन कॉपी कर लें जो मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। ये a firm sells same product, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप टू डिफरेंट कंज्यूमर्स
डिफरेंट कंज्यूमर्स को सेम प्रोडक्ट बेचना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एट डिफरेंट प्राइसेस। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़, एक तो डिफरेंट प्राइस हो गया, मतलब सेम प्रोडक्ट आप डिफरेंट लोगों डिफरेंट प्राइसेस बेच रहे हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि वो जो प्रोडक्ट है, इवन दो प्रोडक्शन कॉस्ट है द सेम, मतलब आपने एक चीज़ बनाई 10 रुपए की और वही चीज़ आप किसी को बेच रहे हैं 20 की और किसी को बेच रहे हैं 15 की, मतलब देयर इज़ नो डिफरेंस इन कॉस्ट, नो प्रोडक्शन कॉस्ट डिफरेंसेस। उसके बावजूद यू आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट कंज्यूमर्स एट डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट कंज्यूमर्स, डिफरेंट प्राइसेस। पाकिस्तान में तो बहुत ही कॉमन है ना ये चीज़, कि अगर आप जानते हो बेचने वाले को तो वो आपके साथ थोड़ा ख्याल कर लेता है, या आप कभी ज़्यादा अच्छे बार्गेन कर सकें तो आप कम प्राइस में ले आते हैं कोई चीज़। यहाँ तो ये होता है ना, कुछ भी लेके आए तो दूसरे ही बोलेंगे बहुत महंगा ले लिया। क्यों? क्योंकि वी नो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत आम है। सेम चीज़ डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्राइसेस मिल रही हैं, सिवाय कुछ स्टोर्स के जो कि बेचारे लिख देते हैं कि फिक्स प्राइस, प्राइसेस डू नॉट वेरी, प्राइसेस चेंज नहीं हो सकती, नो डिस्काउंट्स, जो लिख दिया है वही इसी पे बेचेंगे। वो बेचारे भी एंड में तंग आके कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देते हैं आपको। तो यहाँ पे हम बात करें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए हम ये कह रहे हैं, ये तो हमें पता है कि होती है, बिल्कुल ठीक है, वी ऑल अग्री कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। और वो विदाउट, अच्छा यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है विदाउट कॉस्ट डिफरेंसेस। मतलब ये नहीं कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स बेचते हैं और सेब बेच रहे हैं, आप एप्पल्स बेच रहे हैं और आपने आज एप्पल्स बेचे 100 रुपये किलो, ठीक है, सुबह में, और फिर शाम में बिकॉज आपके पास जो नया स्टॉक आया वो महंगा मिला आपको, तो इसलिए आपने शाम वाला स्टॉक बेच दिया 150 रुपीज़ के जी। सही है, तो सुबह और शाम में अगर डिफरेंस इसलिए है बिकॉज आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है फॉर सम फॉर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो जो आप डिफरेंट प्राइस पे बेच रहे हैं वो हमारे लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाएगी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वही होगी व्हेन यू आर सेलिंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी टू डिफरेंट कंज्यूमर्स एट डिफरेंट प्राइसेस विदाउट एनी सिग्निफिकेंट, विदाउट एनी कॉस्ट डिफरेंसेस। सिग्निफिकेंट भी ना लिखें, कोई कॉस्ट डिफरेंस है ही नहीं। और ऐसा होता है ना पाकिस्तान में, तो हम वी ऑल कैन एग्री कि दिस इज द थिंग जो हर वक्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन में कोई मसला है, कोई क्लियर है ये चीज़ तो ओके लिख के भेज दें, आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर तो ओके लिख के भेज दें, कुछ पूछना है पूछ लें, वरना वी आर मूविंग ऑन। ठीक, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे अब नेक्स्ट जो हमने देखना है बेसिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वी हैव 3 फॉर्म्स ऑफ, अच्छा इसको ना मैं शॉर्ट फॉर्म में पीडी बोलूँगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो 3 फॉर्म्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फॉर्म लिख लेते हैं हम, और जो फॉर्म्स के नाम है वो क्या है। पहली फॉर्म का नाम है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, ये हमारी सब हेडिंग है बेसिकली। 3 फॉर्म है, पहली है फर्स्ट डिग्री, दूसरी सेकंड डिग्री, तीसरी थर्ड डिग्री। ठीक है, हमने इसको डिग्री वाइज डिवाइड किया और उसका मतलब क्या, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है क्या, ये
बेसिकली तब होती है, इसको मैं लिख लेता हूँ फिर समझते हैं। फर्स्ट डिग्री price discrimination is where the firm charges each consumer the maximum price they are willing to pay for each unit. कॉपी कर लें इसको, ज़रा इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या कह रहे हैं हम? दिस इज वेयर द फर्म या द प्रोड्यूसर ये क्या करता है? इट चार्जेस ईच एंड एवरी कंज्यूमर, हर कंज्यूमर को से वो चार्ज करता है द मैक्सिमम प्राइस दे आर विलिंग टू पे। मतलब कि प्रोड्यूसर के पास कोई इस तरह का पावर आ गई है कि उसको पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्राइस ईच एंड एवरी कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर देयर प्रोडक्ट, और जो मैक्सिमम प्राइस वो विलिंग टू पे हैं उसी को वो चार्ज करेंगे। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप आए यहाँ पे और आप एक स्टोर में आए और आप बुक्स ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ अज्यूम कर लेते हैं बुक्स सारी आइडेंटिकल है, ठीक है। मैंने एक बुक लिखी है इकोनॉमिक्स पे, आप खरीदने आ गए, सारी आइडेंटिकल बुक्स। अब मुझे कहीं से पता चल जाए यार कि जो भी खरीदने आ रहा है ना बुक, वो उस बुक के लिए कितना पे करने के लिए रेडी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे समीर आ गया हमारे पास। समीर ने बोला भाई कि मुझे पता है समीर का दिमाग कैसा चल रहा है, वो ज़्यादा पे करना नहीं चाह रहा, उसको देख के लग रहा है मुझे। मैंने कहा ठीक है यार, तुमने कि 500 ले लो, 500 देने के लिए रेडी था। उसके बाद फिर शायद अरीज आ गए। अरीज को देख के लग रहा था नहीं यार ये बहुत पढ़ने के मूड से आए, तो ये ज़्यादा पे करेंगे। और ठीक है, तो इनको मैंने कहा यार ये बुक जो है ना ये है 2000 की, वो 2000 दे के चले गए। मतलब कि somehow I'm able to judge what is each consumer willing to pay and I'm able to charge them exactly that price। वही प्राइस मैं उनसे चार्ज भी कर रहा हूँ और वो खुशी खुशी देके जा भी रहे हैं। ऑब्वियसली दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। रियलिटी में ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम सारे एक्सट्रीम केसेस पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में, तो वो हम लिखेंगे ज़रूर। और यहाँ पे अच्छा पहले ये चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ तक डेफिनेशन समझ में आ गई इसकी, उसकी ग्राफ वगैरह पे जाते हैं अभी। डेफिनेशन समझ में आ रही है? कोई मसला डेफिनेशन में तो बता दे, नहीं तो लिख के भेज दे। ठीक, थैंक यू। इसके लिए ना हमें ज़रा सा ना रिविजिट करना पड़ेगा हमारे एक कॉन्सेप्ट को। वो क्या है? वो ये है कि ये आपका जो डिमांड कर्व है ये बेसिकली शो करता क्या? डिमांड बाय डेफिनेशन इज द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। याद है ना, ये तो हमारी पहली क्लास थी मेरे ख्याल से। द डिमांड इज द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे, ठीक है। तो हमने जब कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा था हमारे एएस में भी हम विलिंगनेस टू पे की बड़ी बातें की हमने। विलिंगनेस टू पे क्या होती है? सिमिलरली जब हमने A2 में, जिन लोगों ने सुना है एटलीस्ट, हमने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा, तब भी हमने विलिंगनेस टू पे के ऊपर बड़ी बहस की।
विलिंगनेस टू पे होती क्या है और आती कहाँ से? तो मतलब विलिंगनेस टू पे इज बेसिकली कि फॉर एनी कमोडिटी, फॉर एनी यूनिट, व्हाट आर यू विलिंग टू पे, आप कितना पे करने के लिए रेडी हैं। अच्छा, इसको हमने कंज्यूमर बिहेवियर में डिसाइड किया था थ्रू द सेटिस्फेक्शन यू विल गेट फ्रॉम दैट यूनिट, है ना। यही कहा था ना हमने कि आप यार जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही, जितनी यूटिलिटी मिल रही, जितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, वो आपकी विलिंगनेस टू पे है। ठीक है, अभी फॉर द टाइम बिंग आई एम नॉट गोइंग बैक टू द मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ विलिंगनेस टू पे पे फोकस करना है। तो मुझे ये पता है फॉर एनी यूनिट जो विलिंगनेस टू पे है वो कहाँ से आएगी, वो आएगी डिमांड कर्व से। फर्स्ट यूनिट विलिंगनेस टू पे इज P1, यू आर विलिंग टू पे P1. Second unit you are willing to pay P2. Third unit you are willing to pay P3. Fourth unit you are willing to pay P4. ठीक है, एंड सो ऑन। अब मैजिकली हमने ये किया है कि पहला यूनिट हमने P1 का ही बेचा, दूसरा यूनिट हमने P2 का बेचा, तीसरा यूनिट हमने P3 का बेचा, चौथा यूनिट हमने P4 का बेचा। हम इतनी बेहतरीन फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि हम कंज्यूमर को देख के बता देते हैं यार ये कितने पे करने के लिए रेडी है, व्हाट इज द मैक्सिमम ही इज विलिंग टू पे, और हमने वही चार्ज भी कर लिया उससे। ठीक है, वही चार्ज भी कर लिया। तो फर्स्ट कंज्यूमर से फॉर एग्जांपल P1 चार्ज कर लिया, सेकंड से P2 चार्ज कर लिया, एंड सो ऑन करते रहे। तो उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि आपका जो डिमांड कर्व के अंडर का एरिया है ना, डिमांड कर्व के अंडर का एरिया, वो सारा क्या बन जाएगा, क्योंकि बेसिकली आपको ये याद है कि रेवेन्यू होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। यहाँ पे प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस प्राइस इंटू क्वांटिटी, मतलब हर यूनिट पे डिफरेंट प्राइस हो रही है, वो आप मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये टोटल एरिया जो है ना, ये टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व, जो आपका सारा का सारा एरिया है बिलो द डिमांड कर्व, वो एरिया क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका रेवेन्यू। वो बन जाएगा आपका रेवेन्यू। इंपॉर्टेंट है ये, लिख देता हूँ यहाँ पे। टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व वुड बी रेवेन्यू। तो क्या कमाल कर लिया आपने, आपने सारा एरिया अंडर द डिमांड कर्व अपने रेवेन्यू में कन्वर्ट कर लिया, अगर आपके पास इतनी पावर है कि आप फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले आप क्या करते थे, वो जरा मैं आपको याद दिला दूं। फॉर एनी, ये आपका रेगुलर डिमांड कर्व जो है, इसमें ये डिमांड थी ना, तो आप अगर रेवेन्यू की बात करते थे तो आप पहले ढूंढते थे, अच्छा P नॉट ये है, Q नॉट ये है, तो आप कहते थे भाई ये रेवेन्यू है। याद है, ये रेवेन्यू था आपका उस वक्त इनिशियली, सिर्फ इतना सा एरिया। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल मैं कर दूं प्राइस इतनी ना, P नॉट कर दूं, मतलब कि प्राइस को मैं इतना कम कर दूं तो मुझे इसके बाद, यार इसको ज़रा साइड पे बना लेता, एक मिनट देना ज़रा, बाकी ये तो कॉपी करो जब तक, इसको कॉपी करो जब तक। टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व वुड बी रेवेन्यू, और यहाँ पे मैं आपको याद दिला देता हूँ कि व्हाट वी यूज्ड टू डू इनिशियली।
अगर फॉर एग्जांपल मैं प्राइस को कर दूं पी नॉट और क्वांटिटी आ गई को क्यू नॉट, ठीक है, ये मेरा रेवेन्यू है। अच्छा, कोई मुझे याद दिला सकता है यार कि अगर ये जो मैं ग्रीन शेडेड एरिया कर रहा हूँ ये क्या होता था? दिस ग्रीन एरिया ये क्या था? ग्रीन एरिया याद है आपको क्या था? कौन सा सरप्लस? मारू कौन सा सरप्लस? कौन सा सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस, बेहतरीन। कंज्यूमर सरप्लस था ये, सही ना, ये था कंज्यूमर सरप्लस। और ये जो नीचे वाली चीज़ है ये था रेवेन्यू, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब क्या हुआ है, मतलब आप अपने डिमांड कर्व को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड करते थे, रेवेन्यू और कंज्यूमर सरप्लस, और जिस थोड़ा बहुत एरिया बच गया उसको नेग्लिजिबल है, छोड़ो उसको, ठीक है, वो तो प्राइस हम जितनी कम करते रहेंगे वो एरिया हमारे पास आता रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस वक्त इस ग्राफ में ज़रा देखें और मुझे बताएं कि कंज्यूमर सरप्लस कितना है। इस ग्राफ में कंज्यूमर सरप्लस कहाँ है भाई? कौन सा एरिया कंज्यूमर सरप्लस? क्योंकि हमने तो कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन किया था एज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस। अब यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस कितना है? हानिया, हरीज, क्या सीन है यहाँ पे? कंज्यूमर सरप्लस कितना है इस डायग्राम में? कहीं दिख रहा है आपको कंज्यूमर सरप्लस? जी बाकी लोग, अनुषा को रिप्लाई नहीं आ रहा आपका, वाजे कुछ समझ में आ रहा है? तुम अगर सुन नहीं रहे तो मुझसे बचो कल। सिमरा, फैज, सुना है कुछ? इक्विलिब्रियम बनेगा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे यू हैव कन्वर्टेड ऑल द एरिया अंडर द डिमांड कर्व इनटू योर रेवेन्यू। सारा एरिया डिमांड कर्व के नीचे जो है वो आपका टोटल रेवेन्यू बन चुका है। कंज्यूमर सरप्लस की कोई जगह ही नहीं बची। मतलब कि क्या लिख देता हूँ मैं इसके आगे, जो हमारी डेफिनेशन थी, व्हेन a firm successfully does फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जब आप बेहतरीन तरीके से सक्सेसफुली फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं, उस वक्त it converts the total consumer surplus in टोटल कंज्यूमर सरप्लस को वो कन्वर्ट कर लेता है इनटू इट्स रेवेन्यू। तो मतलब कि जब आप फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उस वक्त टोटल कंज्यूमर सरप्लस होता है ज़ीरो। इस डायग्राम में टोटल कंज्यूमर सरप्लस इज ज़ीरो, नॉन एग्जिस्टेंट, एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज आपने कोई कंज्यूमर सरप्लस लेने ही नहीं दिया, कैसे लेने देंगे आप? सो लिख लेना, मैं ज़रा सा डिस्कशन कर लूँ, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, लिख लेना, डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर सरप्लस को भी डिफाइंड इनिशियली इन एएस as the difference between the selling price and the willingness to pay.
यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस इसलिए एग्जिस्ट करता था बिकॉज फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट यूनिट you were willing to pay P1 प्राइस थी P नॉट. विलनेस पे तो डिमांड कर्व से आएगी ना. प्राइस ये है अगर हम बोले P नॉट, तो जो P1 और P नॉट का डिफरेंस था वो था कंज्यूमर सरप्लस फॉर द फर्स्ट यूनिट. सेकंड पे यू वर विलिंग टू पे P2 प्राइस थी P नॉट, फिर आपको मिला कंज्यूमर सरप्लस. मतलब अगर विलिंगनेस टू पे ज़्यादा है, यू आर विलिंग टू पे मोर और एक्चुअल मार्केट प्राइस कम है, तो जाहिर सी बात है फ़ायदा हुआ ना आपको. यू आर रेडी टू पे अ हायर प्राइस. आप विलिंग टू पे थे 100 रुपये, मार्केट में गए, मार्केट में मिल रही है वो चीज़ 50 रुपये की, खुश होंगे ना आप. वो खुशी आपकी कंज्यूमर सरप्लस है. सही है ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं इसमें. यहाँ पे क्या हो रहा है, आप मार्केट में गए, आप यू आर विलिंग टू पे 100 रुपये. मार्केट में द मार्केट वाले के पास इतना दिमाग था, क्या था, उसने चार्ज ही 100 रुपये किया आपसे. यू आर विलिंग टू पे 100, यू एक्चुअली पेड 100. देयर इज नो कंज्यूमर सरप्लस फॉर एनी यूनिट. किसी भी यूनिट के लिए कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं होगा इफ द फर्म इज सक्सेसफुली डूइंग फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व वुड बी योर रेवेन्यू. टोटल कंज्यूमर सरप्लस वुड बी जीरो. ये सारी बातें समझ में आई तो ओके लिख के भेजो. कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, कॉपी कर लो इसको. ये तो पता नहीं कॉपी करने के लायक नहीं है, बाकी सब जो भी है कॉपी कर लो. समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दे. कोई कंफ्यूजन है पूछ ले. ठीक ठीक. नहीं, रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस. रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस. इक्विलिब्रियम वाली बात आप सही कर रही हैं वैसे आनिया, कि मार्केट प्राइस आएगी तो पता चलेगा. लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं मार्केट प्राइस तो कोई है ही नहीं ना. मार्केट प्राइस क्या है, जितना कंज्यूमर लेना चाहे, जितने का आप लेना चाहें सर, जो आप देना चाहें. वो कहते हैं ना, आपको जो खुशी से दे सकें आप वो दे दें. फर्स्ट यूनिट पे मार्केट प्राइस थी P1, सेकेंड यूनिट पे मार्केट प्राइस थी P2, थर्ड यूनिट पे मार्केट प्राइस थी P3. क्योंकि फर्स्ट यूनिट पे द कंज्यूमर वाज विलिंग टू पे P1, आपने चार्ज भी P1 ही कर दिया. सेकंड पे दे वर विलिंग टू पे P2, आपने चार्ज भी P2 ही किया. थर्ड पे दे वर विलिंग टू पे P3, आपने चार्ज भी P3 ही किया. तो देयर इज नो कंज्यूमर सरप्लस. मार्केट प्राइस डिमांड सप्लाई से नहीं आ रही. डिमांड सप्लाई से तो एक प्राइस आती थी ना, सारे यूनिट पे बेचते थे हम, तो रेवेन्यू आता था. ऐसे नहीं आ रही. मार्केट प्राइस कैसे आ रही है, जादू से आ रही है. जादू क्या है, यू नो कि यार वो कंज्यूमर क्या पे करने के लिए रेडी है और आप उससे वही चार्ज करें. अगर वो थोड़ा हल्का कंज्यूमर है, कुछ कम प्राइस चार्ज कर लो उसका, कोई मसला नहीं. लेकिन आपका हर यूनिट बिकेगा और उस प्राइस से बिकेगा जिस पे कंज्यूमर देना चाह रहे हैं. ऑब्वियसली मैं वही कह रहा हूँ ना कि दिस इज टू गुड टू बी ट्रू. ये बहुत ही कोई अनोखी बात कर रहे हैं हम. जनरली ऐसा नहीं हो सकता. वो बहुत ही कोई चीते जैसे कि हों बैठे हुए मार्केट में, हाँ वो कर लेते हैं जो आपके बाजार में बैठे हुए होते हैं. उनको पता होता है यार कौन कितना पे कर सकता है, उतने में निकाल देते हैं वो चीज़. सेम चीज़ को डिफरेंट प्राइस पे निकाल रहे होते हैं. ठीक है, पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है, बड़े खुश भी होते हैं वो, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो आपका कंज्यूमर सरप्लस मिनिमाइज कर रहे हैं और अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर रहे हैं. ठीक ना. तो ये हमने इसकी एक्सट्रीम फॉर्म पड़ी ना कि यार आप हर यूनिट को उस प्राइस से बेचें जिस पे बंदा लेना चाह रहा है. कोई कंफ्यूजन है इसमें तो पूछ लें. अभी कोई कंफ्यूजन है पूछ लें.
रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस जीरो, टोटल रेवेन्यू इज टोटल एरिया अंडर द डिमांड ग्राफ। ये ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा ना, पूरे ट्रायंगल का एरिया डिमांड ग्राफ के नीचे जो सारा एरिया, ये सारा एरिया रेवेन्यू है, सारा एरिया क्या है रेवेन्यू। तो अगर ये क्वेश्चन डायग्राम आ गई तो आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना पड़ जाएगा ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। इतनी थोड़ी बहुत मैथ तो आ सकती है ना। अगर क्लियर है यहाँ तक तो मुझे बता दें, हम आगे नहीं पढ़ेंगे ना, आगे थोड़ा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आज के लिए काफ़ी है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमने शुरू किया और फर्स्ट डिग्री की बात की। ये मोनोपोली चल रहा है अभी तक, सही है, ये मोनोपोली ही चल रहा है। मोनोपोली करती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कैसे करती है अभी हम आगे बात करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर का एक सब टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें पूरे पूरे क्वेश्चन आ जाते हैं, हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर तो बता दें, फिर हम आगे क्लास में लेकर चलेंगे इसको। ठीक है ना, फिर हम एंड कर रहे हैं क्लास को। ओके, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।